हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत 25 अक्टूबर 1922 को होता है, जब रसिया में सिविल वॉर खत्म हुआ। तो उस रीजन में 4 अलग अलग सोवियत रिपब्लिक्स थे, लाइक रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूक्रेनियन यूएसएसआर, यूक्रेनियन एसएसआर, बेलारूसियन एसएसआर एंड ट्रांसकोग्रेजियन एसएफएसआर। इन चारों को मिला के एक ट्रीटी साइन हुआ और सोवियत यूनियन का गठन नींव रखा गया। 30 दिसंबर 1922 को सोवियत यूनियन अस्तित्व में आया। सोवियत यूनियन के फर्स्ट लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी कहते हैं। यूएसएसआर 22.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। सोवियत यूनियन के सक्सेस होने के पीछे एक वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है और वो वर्ड है कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट। कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट वर्ड का फादर कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। 1848 में कार्ल मार्क्स ने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट वर्ड को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म का हिंदी में मतलब होता है साम्यवाद है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो, कोई भेदभाव ना हो, बल्कि सभी इक्वल हो और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। जितने भी प्रॉपर्टी लाइक गुड्स, सर्विस, एग्रीकल्चर, फार्म जो भी हैं, वो सभी पब्लिक के होंगे, पूरे सोसाइटी का होगा और पूरे पब्लिक जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, सभी लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे, खेत में काम करेंगे और एग्रीकल्चर में अपना हर सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे अपने नॉलेज और अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, और बदले में उन्हें उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी। ये था कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कम्युनिज्म का डिफिनेशन। बट जब व्लादिमीर लेनिन सोवियत यूनियन के गठन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कम्युनिज्म वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे मैनिपुलेट कर दिया। उनके अकॉर्डिंग कम्युनिज्म शब्द का डिफिनेशन था ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच a state will own and control all farm, service and goods to treat everybody equally। ये था व्लादिमीर लेनिन के अकॉर्डिंग कम्युनिज्म का डिफिनेशन, जो कि कार्ल मार्क्स के डिफिनेशन से बिल्कुल अपोजिट था। और जो भी इस व्यवस्था को मानने से इनकार करता था, उसे या तो मार दिया जाता था या डरा धमका के चुप करा दिया जाता था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी सोवियत यूनियन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्स, लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड, लार्जेस्ट इंडस्ट्री कैपेसिटी, लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रशियंस ही थे जो सबसे पहले स्पेस में गए थे और किसी अदर प्लेनेट पे कदम रखा था। वर्ल्ड वार 2 के बाद रसिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। Nuclear war, but I can't see how this is a positive development for the Ukraine. नाटो का गठन इसीलिए किया गया था ताकि मेंबर कंट्रीज को सोवियत यूनियन से प्रोटेक्ट किया जा सके, टू कम्पीट अगेंस्ट सोवियत यूनियन।
बाद में 4 अप्रैल The alliance's founding treaty was signed in Washington in 1949 by a dozen European and North American countries. It commits the allies to democracy, individual liberty, and the rule of law, as well as to peaceful resolution of disputes. Importantly, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिकल है आर्टिकल 5, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि an attack on one member of NATO is an attack of all members. मतलब ये हुआ कि अगर कोई नाटो के किसी एक मेंबर पे अटैक करता है तो वो सारे मेंबर्स पे अटैक कंसीडर किया जाएगा, और जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं उस एक मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना डिफेंस और पावर जो है उसको प्रोवाइड कराएंगे। यही है नाटो के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल होने का रीजन। नाटो के गठन होने के बाद डे बाय डे नाटो स्ट्रांग होता गया। 1991, the Soviet Union had collapsed, and as it splintered, a number of new nations emerged. इनफैक्ट जो सोवियत यूनियन के ब्रेक होने के बाद जो कंट्रीज बनी उनमें से कई कंट्रीज ने बाद में नाटो ज्वाइन किया। ऐसे 7 कंट्रीज थे जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, बट बाद में वो लोग नाटो में शामिल हो गए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर नाटो में शामिल होने का क्राइटेरिया क्या है? कौन से कंट्रीज हैं जो नाटो में शामिल हो सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कोई भी यूरोपियन कंट्री नाटो में शामिल हो सकता है with the permission of all existing members of NATO। तो पॉइंट यहाँ ये बनता है कि रसिया भी तो एक यूरोपियन कंट्री है, तो रसिया भी नाटो में शामिल हो सकता था। तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता था, बट हुआ नहीं। इसका रीजन है अमेरिका। वो कहावत है ना, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते, वही बात थी। अब आते हैं रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे। आखिर रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्यों और कैसे शुरू हुआ? तो इसका आंसर है कि जब सोवियत यूनियन Recent polls show 68% of Ukrainians are in favour of joining the EU. Putin, though, sees Russians and Ukrainians as one people, a single whole. He says Ukraine is ancient Russian soil. उसके बाद यूक्रेन और रसिया 2 अलग-अलग कंट्रीज बन गए, और यूक्रेन और रसिया का बॉर्डर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो विवाद यहाँ से शुरू होता है कि जब सोवियत यूनियन अस्तित्व में थी तो सोवियत यूनियन के द्वारा एक गैस पाइपलाइन का निर्माण कराया गया था जो कि प्रेजेंट टाइम के यूक्रेन से होके गुजरती है। तो रिसेंटली यूक्रेन ने उस गैस पाइपलाइन का कनेक्शन कट कर दिया, जो कि रसिया बहुत सालों से फ्री में यूज करता आ रहा था, और यूक्रेन ने रसिया से टैरिफ का डिमांड किया कि आपको ये अगर गैस पाइपलाइन यूज करना है टू सप्लाई ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो आपको हमें टैरिफ देना होगा, जो कि रसिया ने देने से मना कर दिया। एट द सेम टाइम रसिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पे इलीगली कब्जा कर लिया और उसे अपने अकॉर्डिंग लीड करने लगा। First, Russia annexed Crimea from Ukraine. It's a peninsula on the Black Sea. Weeks later, pro-Russia rebels seized 2 regions in the east of Ukraine. Recently, Black Sea में नेचुरल गैस रिसोर्स पाया गया जो कि यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यूक्रेन ठहरा एक छोटा देश, उसके पास न पावर है और न रिसोर्सेस है। यूक्रेन को समझ में आ गया था कि रसिया से यूक्रेन को खतरा है, इसीलिए यूक्रेन अमेरिका से मिलके नाटो में शामिल होना चाहता था ताकि वो अपना सिक्योरिटी पक्का कर सके अगेंस्ट रसिया।
कल दिन अगर रसिया के तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो यूक्रेन को, तो नाटो देश उन्हें प्रोटेक्ट करे। ये मेन एजेंडा था यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का, जो कि रसिया बिल्कुल नहीं चाहता था। रसिया चाहता था कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट रसिया के अकॉर्डिंग और यूक्रेन के सारे रिसोर्सेस एंड गैस पाइपलाइन को और यूक्रेन के सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेस इंक्लूडिंग गैस पाइपलाइन को रसिया फ्री में अपने फायदे के लिए यूज करता रहे और यूक्रेनियन गवर्नमेंट किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन न लगाए, जो कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। अब जबकि यूक्रेन एक अलग इंडिविजुअल कंट्री था, तो यूक्रेन चाहता था कि जो भी रिसोर्सेस रसिया यूक्रेन का यूज कर रहा है उसके लिए वो उसे टैरिफ दे और एक अच्छे पड़ोसी के नाते उन दोनों में व्यापार का विस्तार हो और दोनों प्रॉफिट शेयर करें। यूक्रेन अपने फ्रीडम को सिक्योर करना चाहता था और रसिया के तरफ से कोई भी डोमिनेशन बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। इसीलिए नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था, क्योंकि बार बार रसिया यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहा था कि टैरिफ का डिमांड ना करे और जितने भी रिसोर्सेस और ये सारे हैं ऑयल और नेचुरल गैस यूक्रेन में, वो रसिया यूज करे, इंक्लूडिंग वो 3 लैंड्स। इसीलिए जब यूक्रेन ने नाटो का मेंबर बनने का कोशिश किया तो रसिया ने उसे रोकना चाहा और यूक्रेन के न मानने के बाद रसिया ने नाटो से और अमेरिका से ये शर्त रखा कि यूक्रेन जो है कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। लेकिन अमेरिका और नाटो ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि वो प्रॉमिस नहीं कर सकते कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। सो फाइनली यूक्रेन पे रसिया ने आक्रमण कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा और फेसबुक पर, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में कमियां क्या थी, ताकि मैं अगले बार अपने वीडियो को और बेटर बना सकूं।